मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं अगला अध्याय, जो हमारा अध्याय है 14 अर्थात 14। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है, अध्याय का नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। इसमें आपको देख रहा है आपका 6-7 ऐसे शब्द हैं। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। स्वतंत्र मतलब बिल्कुल आज़ाद भारत, है ना, में स्वतंत्र भारत में अर्थात आज़ाद भारत में लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन और राजनैतिक संस्था, कौन कौन से राजनीतिक संस्था होंगे, है ना, उसका कार्यप्रणाली कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं बच्चों। ठीक है, कार्यप्रणाली, किसी भी कार्य को करने का प्रणाली क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हमको पता चलेगा। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत एकदम आराम आराम से और सहज टॉपिक भी है, बस आप एंजॉय करिए इस पर। ठीक है, तो देखिए पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान द्वारा शासन प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन से ढांचे बनाए गए हैं। आपने देखा कि कौन कौन से ढांचे बनाए गए हैं, है ना। ये ढांचे क्या क्या कार्य करते हैं, वह इनके आपसी संबंध किस तरह के हैं। आपने देखा वहाँ पे ढांचे जो तैयार हुआ था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब अपने अपने जो है कार्य में लगे हुए थे। ठीक है, इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जमीनी स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ी है, देश की आर्थिक और विदेश नीति को किस तरह बनाया गया और चलाया गया, देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं क्या रही है, सरकारों ने उन्हें पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, हम इसका विश्लेषण करेंगे इस अध्याय में। ठीक है, चलिए जानते हैं वो क्या है। संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया था। इन लक्ष्यों में लोकतंत्र को क्रियाशील व जीवंत बनाना, है ना, क्रियाशील मतलब हमेशा एक्टिव रहना, निरंतर अपना विकास करते जाना। ठीक है, देश का विकास करते जाना, देश का राजनीतिक रूप में एकीकरण करना। ठीक है, तथा बड़े पैमाने पर ऐसे ढांचों को निर्मित व मजबूत करना था जिनके द्वारा आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित ढांचों को बहुत कम समय में आकार देकर उन्हें क्रियाशील बनाना नव स्वतंत्र देश के लिए चुनौती भरा काम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपना एकता और अखंडता को बनाकर रखते हुए न केवल लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकते हैं, अपितु देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं। अब हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए निम्नांकित घटनाओं का विश्लेषण भी करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बात जो कहा गया है वो है आपका पहला आम चुनाव, यानी जनता का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि आम चुनाव अर्थात जनता का आम चुनाव भारत में कब हुआ पहली बार, तो ये आप देखिए 1952 में हुआ। ठीक है, भारत के नए संविधान के अनुसार
पहले आम चुनाव आयोजित करना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती था। हालांकि हमारा संविधान 1950 में ही लागू हो गया था, लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था। ठीक है। लगभग 18 करोड़ लोगों को मतदान करना था। इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जरूरत थी। भारत में पहली बार हर वयस्क महिला और पुरुषों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था। सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना था। भारत में भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था, इसीलिए तो समय लगाना ज़्यादा है ना, नहीं था। अब यहाँ पे देखिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपना जो है मत डाल रहे हैं, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो पहले डब्बा में मत डाला जाता था, बिल्कुल उसमें बैलेट पेपर मिलता, उस पेपर में जो है अपना मोहर मार करके, एक मोहर होता था ऐसा, ऐसे पकड़ने वाला डंडा होता था और इस डंडा में ऐसे ये मोहर लगा हुआ होता था और इस डंडे को पकड़ करके और कागज़ ऐसा रहता और इसी कागज़ पर बिल्कुल जोर से मारते थे लोग, ठप मारी, है ना। तो इस तरह से जो है ठप्पा लगाया जाता था और उसको फिर इस कागज़ को एक बार ऐसे मोड़ करके, है ना, बीचों बीच ऐसे, और उसको जो है उस डब्बे में डाल दिया जाता था। ठीक है। अभी भी पंचायती चुनाव इस बार वैसे ही हुआ है। हमने तो इस चुनाव में वोट डाला है, इसलिए देखा भी है ना। आपका भी अवसर आएगा, 2-4 साल रुको तो सही, क्या करना है कि नहीं। मतदाताओं को देखिए क्या बात है कि मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया समझाना और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना था, और सुदूर मतलब पिछड़े अंचलों में भी मतदान केंद्र स्थापित करके चुनाव अधिकारियों को तैनात करना था। देश के 85% लोग निरक्षर थे। वे कैसे उम्मीदवारों के नामों को पहचान कर सही तरीके से मतदान कर सकते थे। चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया। मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग बॉक्स रखा गया था और मतदाता को अपने पसंद के उम्मीदवार का वोट उस उम्मीदवार के लिए निर्धारित बक्से में डालना था। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक बीजेपी का डब्बा है ये, और एक कांग्रेस का डब्बा है, एक यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का है। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ सीजी जनता कांग्रेस का, तो ये 3 पार्टी के लिए 3 अलग अलग डब्बा होगा। ठीक है बच्चों, 3 अलग अलग डब्बा होगा, और इस डब्बे में मान लीजिए ये व्यक्ति है, यहाँ पे है ना, एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति वोट डालने गया। 3 पार्टी हैं, इस व्यक्ति को जो पसंद होगा उसमें जा कर के अपना बैलेट पेपर डाल देगा। अगर ये पसंद होगा तो इसमें डाल देगा, अगर इसमें पसंद है तो इसमें डाल देगा, और अगर इसमें पसंद है तो इसमें डाल देगा। लेकिन किसी एक में ही डालेगा, ध्यान रखना, किसी एक में डालेगा, सभी में नहीं। अगर सभी में डाला तो इसका वोट रद्द हो गया। ठीक है, किसी एक में ही डालेगा। और असल बात रही बात कि एक ही पर्ची मिलेगा तो तीनों में डाल ही नहीं सकता, एक में ही डाल पाएगा क्योंकि उसके पास एक ही पर्ची होता है। ठीक है, तो वो एक में ही डाल पाएगा, किसी में भी डालेगा, चाहे ए में डाले, चाहे बी में डाले, चाहे सी में डाले। ठीक है, ये उसका अलग अलग काम है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब रही बात यह कि ध्यान हमको क्या क्या रखने हैं, खास बातें क्या है यहाँ पे। देखिए पहला आम चुनाव, खास बातें, पहले आम चुनाव में खास बातें क्या क्या है। देखिए पहली बार वयस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला। ठीक है, पहली बार, ध्यान रखना ये पॉइंट पूछे जाते हैं बिल्कुल बेकायदे पेपर में कि इसका मुख्य बातें क्या क्या है, आप स्पष्ट कीजिए। तो ये मुख्य पॉइंट आपको लिखने होंगे, है ना। सरकार ने सुदूर ग्रामीण
क्षेत्रों यानी ग्रामीण अंचल क्षेत्रों तक मतदान केंद्र की व्यवस्था की। सारे राज्य यानी सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही संपन्न हुआ। इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें 85% निरक्षर थे, अनपढ़ थे। 85% लोग कैसे थे? अनपढ़ थे, और 15% लोग पढ़े लिखे थे। लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। ध्यान रखना, कितने? 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। करीब 1,000 व्यक्तियों पर एक मतदान केंद्र बनाए गए थे। लगभग 10 लाख अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में तैनात भी किया गया था। इस प्रकार जो है इसकी व्यवस्था किया गया था। अगला आइए, चुनावों की व्यवस्था देखिए। अब चुनावों की व्यवस्था बड़ा मजेदार है, देखना ना। चुनावों की व्यवस्था में देखना, जिन इलाकों में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था, इन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी तैनात थे। पर्दा प्रथा मतलब जानते हो कि क्या होता था कि जैसे महिलाएं अगर वोट डालने जाते हैं, जैसे मान लीजिए महिला है, तो महिला वोट डालने जा रही है, तो इस महिला के लिए जो है बिल्कुल पर्दा प्रथा वाला जो है नियम अगर है, तो ये अपने पर्दा के अंदर ही जो है जाएंगी, और वो पर्दा प्रथा को भी बनाए रखा जाएगा, और जा कर के वोट डाल करके और आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा। और वहाँ पे पुलिस कौन होंगे? महिला पुलिस होंगे, ध्यान रखने हैं। अजमेर, एक राजस्थान का अजमेर है, और अजमेर के एक मतदान केंद्र पर पूरी तरह से ढके हुए रथ में बैठकर एक महिला आई। उसका सारा शरीर मखमली कपड़े से ढका हुआ था। केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी, जो कि मतदान करने से पहले स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवार्य था। ठीक है, इसलिए वो सिर्फ उसका उंगली दिखाई दे रहा था। अगला बात है कि कुछ गांवों ने एक इकाई के रूप में मतदान किया। असम के एक आदिवासी गांव से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उस गांव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे। उन्होंने रात अलाव के सामने नाचते गाते हुए बिताए। अलाव माने आग के सामने, है ना। सूरज निकलते ही वे एक जुलूस की शक्ल में कतारबद्ध यानी लाइन में होकर मतदान केंद्र की तरफ बढ़े। कहाँ की बात है यह? असम की बात है। ठीक है, चुनाव में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं, एक गांव के लोगों ने इस मसले का अलग हल निकाला। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की तरफ से एक एक पहलवान को चुनकर उनके बीच कुश्ती का आयोजन किया, माने लड़ाई का आयोजन किया। वे इस बात पर सहमत हो गए कि इनमें से जिस उम्मीदवार का पहलवान जीतेगा, गांव के सारे लोग उसे वोट दे देंगे। देखो कैसा मौजिला चुनाव हुआ है कि नहीं। आगे आइए। कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। मतदाता सूची में से 46% लोगों ने मतदान किया। महिला मतदाताओं में से लगभग 40% ने वोट दिया। चुनावी हिंसा नगण्य था। पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। 45% मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, और लोकसभा में लगभग 74% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें बनी, लेकिन गैर कांग्रेस दल ने भी काफी जनसमर्थन पाया। इनमें कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनसंघ व क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा। 1957 और 1962 में भी सफल आम चुनाव हुए, और भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती चली गई। ठीक है,
तो आइए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेस दलों को कितना प्रतिशत वोट मिला। ये दोनों को तो ऐसे ही आप बना लोगे, लोकसभा में कितने प्रतिशत सदस्य गैर कांग्रेस दलों के थे। ठीक है, ये एक एक लाइन में आंसर देना है। लेकिन यहाँ पे अब आपको, हाँ देखिए, लिखने है कि प्रथम चुनाव की, क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रथम चुनाव कब हुआ और इनमें प्रमुख खास बातें कौन कौन से थी और चुनाव की कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। ये आपका मेन क्वेश्चन है। बस आज के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं, बाकी अगले दिन फिर बात करेंगे, फिर बातें होंगे। बस, धन्यवाद।